This is question number 4 from exercise 2A and D2, and the edition is 7th updated edition. And what question number 2 says, this is exercise 2A. This question is also from direct proportion, and question number 4 says you have to calculate or the find what you have to find. It is the of cost of 10 erasers. It is A part. We'll be doing first part first. When, so you have to calculate cost of 10 erasers. When 3 erasers, you have to pick and choose the given part of the question, and the part of the question you have to calculate for, like over here the given part of the question is 3 eraser cost. First of all, after writing the statement, you will see what part of the question gave you idea about the given portion, like the calculation which you can use for the calculation further. You have to choose that part of the question, that this is like 3 erasers. It is given in the question 3 erasers cost is 18 PKR, mean Pakistani rupees. This is from updated edition, and instead of using Singaporean dollar, it is mentioned with PKR. Or in the previous edition, the unit was the rupee unit, or it was given in dollars or Singaporean dollars. So it is given part of the question which will help you to calculate. Like it is given 3 eraser cost is 18, and what about 10 eraser cost, ये आपको calculate करना है. This is the part you have to calculate. 10 erasers cost, this is to be calculated or to find out. So we are using unitary method. Definitely 3 eraser की cost अगर आपके पास 18 पाकिस्तानी रुपीस है, तो आपके पास 10 erasers, उसी तरह की 10 erasers की cost के लिए you have to pay more money. So this comes in the category of direct proportion, और हम इसको कह रहे हैं by unitary method. तो अब आप unitary method का मतलब ही यही है कि आप पहले एक चीज़ के लिए value calculate कर लेंगे for one eraser cost. For one eraser the cost will be, आप ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इट कम्स 6. तो आप यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं और फर्दर स्टेप में भी कर सकते हैं. और आपको कैलकुलेट क्या करना है, सो दिस वॉज ऑल गिवन, और अब आपको सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, 10 इरेजर्स की कॉस्ट. तो अब आपके पास जो 1 इरेजर की कॉस्ट आई है उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू. ये बन गया आपके पास 60 PKR. तो वैसे भी अगर आप इफ़ यू जस्ट सी इट प्रैक्टिकली, तो 3 इरेजर की कॉस्ट 18 है, तो डेफिनेटली अगर आपको 10 इरेजर्स परचेज़ करनी है तो आपने इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी. तो इट कम इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. और डायरेक्ट प्रपोर्शन में यहाँ पे जो नंबर होता है दिस वन, लाइक दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर फर्स्ट. बट अगर इन्वर्स प्रपोर्शन का होगा उसके लिए ये डिफरेंट होता है प्रोसीजर. उसमें इन्वर्स प्रपोर्शन में पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को और थर्ड नंबर से डिवाइड करते हैं. वो हियर द थर्ड नंबर इज़ 10, तो थर्ड नंबर से उसमें डिवाइड करते हैं. बट यहाँ पे आपने पहले 18 को 3 से डिवाइड किया और फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो दिस इज़ ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट बी पार्ट सेज, B part
आपको यू आर प्रोवाइडेड विद फ्यू वेरिएबल्स और आपने यू विल नॉट गेट अफ्रेड ऑफ वेरिएबल्स का फंक्शन भी इन क्वेश्चन में ऐसे ही है जैसे नंबर्स का. But the main question of the statement, main statement of the question will be written as it is. Main is this one, and a kg, find the cost of a kg of sugar when b kg of sugar cost. अगर आपके पास b kg of sugar जो है उसकी कॉस्ट होगी पाकिस्तानी रुपीज़, दिस इज़ 55 PKR. अब आप उसी तरह से इसमें से गिवन पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे. ये इसका गिवन पोर्शन हो गया, इट इज़ गिवन, और ये आपको फाइंड आउट करना है इसकी कॉस्ट को. मेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो साथ साथ रहेगी. आप ये देखें, you'll start your solution with the given part of the question. b kg की कॉस्ट गिवन है, b kg ऑफ शुगर गिवन है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है गिवन पोर्शन. क्या आपको गिवन है कैलकुलेशन के लिए और आपने क्या कैलकुलेट करना है. देन you'll कैलकुलेट 1 kg की कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे. यूनिटरी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद a kg की करेंगे. दिस इज़ क्वाइट सिंपल, जैसे हम नंबर्स के लिए कर रहे थे. यहाँ पे जो भी नंबर है वो इससे 1 के लिए जब आपने कैलकुलेट किया 1 kg के लिए तो डिवाइड हो गया, क्योंकि ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है. ज़्यादा शुगर चाहिए होगी ज़्यादा मनी पे करना पड़ेगी, कम शुगर के लिए आपको कम मनी पे करना पड़ेगी. और इसी तरह हम उसकी कॉस्ट का भी ध्यान में रख सकते हैं. अच्छा, तो फिर ये वाला जो नंबर होता है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो इट बिकम्स 55a/b. दैट्स इट. तो दिस वाज वेरी मच सिंपल क्वेश्चन. बस आपने क्वेश्चन में से यू हैव टू चेक कि क्या गिवन क्वेश्चन है जो आपको सपोर्ट करेगा फर्दर कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन, और क्या आपको कैलकुलेट करना. तो आपने अपने क्वेश्चन के पार्ट्स बना लेने हैं कि इसमें गिवन क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है. तो दिस इज़ ऑल फॉर द बिगनर. इफ़ यू आर वेरी मच यूज टू फाइल डूइंग योर कैलकुलेशन देन इट इज़ easy for you. And if anyone, if you want to have the whole solution in English, you have to comment it. Otherwise I'll be giving, for the convenience of Indian and Pakistani students, I'll be talking about English and Urdu as well. So ये क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 says 5/9 of a means it's a portion of a piece of a metal. A piece of a metal cost, piece of metal has a mass, sorry, it's not the cost, has a mass. This is the given portion of the question, 7 kg. I'm not writing the whole statement here to save your time. तो this is given here, और calculate क्या करना है. Calculate आपको 2/7 portion of the piece of metal. 2 divided by 7 इस fraction का आपको calculate करना है. 2/7 of a piece of metal का आपने mass calculate करना है. metal mass calculate करना है. ये भी आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है. अगर आपका पीस ऑफ मेटल हैवी है तो उसका वेट, पीस ऑफ मेटल जो है वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका मैस भी ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो मैस भी कम होगा. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गई. तो हम इसको यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं. तो अब आपने पहले निकालना है फॉर 1 पीस ऑफ मेटल इट वुड बिकम 7 डिवाइडेड बाय 5/9. तो अब आपको इसके 2 वे हैं. इधर आई बी टॉकिंग कि इस तरह की कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं. इस तरह की कैलकुलेशन का मतलब तो ये है कि 7 डिवाइड कर रहा है 5/9 को. तो अगर आप इसको फर्दर करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई करेगा और आपके पास ये फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगी, उलट जाएगी. तो ये हो गया आपके पास 63/5.
अगर 1 पीस ऑफ मेटल है तो आपके पास इतनी केजी जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, उसका मैस आ रहा है। तो ये आपका 4 1 पीस के लिए हमने इसको कर लिया। और फिर फर्दर हम इसको करेंगे 4 2/7 ऑफ ए पीस ऑफ मेटल। तो ये अब आपने पहले इसके लिए कर लिया। और ये आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन कि इसके वी हैव 2 मेथड्स टू डू इट, लाइक आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन एज वेल। तो ये डायरेक्ट आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे अगर आपके पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फिर फ्रैक्शन आ जाए, तो डिनोमिनेटर में आने वाली फ्रैक्शन का जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिमेंबर, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर फिर आपके पास फ्रैक्शन आ गई, लाइक यहाँ पे फिर फ्रैक्शन है ना 5/9, तो आपने जो यहाँ पे फ्रैक्शन होगी उसके डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये फ्रैक्शन है आपके पास, इसके डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। ऑल्दो दिस इज़ बायोलॉजिकली और बाय कैलकुलेशन दिस इज़ द सेम वन, लेकिन आप डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए इसको कर सकते हैं। लाइक आप इसको लिख लेंगे डायरेक्टली 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5। तो ये अब आपका 63/5 आ जाएगा। तो आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, लाइक 8 है अगर आपके पास और ये डिवाइड हो रहा है 5/7 के साथ, तो अब आपने क्या करना है, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप इसका फर्दर सोल्यूशन, दिस इज़ एन एग्जांपल, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 7/9, तो अब आपने फिर ऐसे ही करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ और डिवाइड कर देना है 7 के साथ। तो ये इसका इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल प्रोसीजर फॉर द कैलकुलेशन, तो दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में फिर फ्रैक्शन आ जाए तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। सो जस्ट कम टू द क्वेश्चन अगैन कि आपने 1 पीस ऑफ मेटल की तो मैथ्स निकाल लिया, अब आप फर्दर निकालोगे 4 2/7 के लिए। तो ये आपका पोर्शन था जो आपने कैलकुलेट करना था, फाइंड आउट करना था, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपने क्वेश्चन में से कैलकुलेट करना है और देखना है कि कौन सा गिवन पार्ट है और कौन सा आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये बन गया आपके पास 1 पीस ऑफ मेटल की मैस है, आपने 2/7 का निकालना है, तो 2/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 63/5 के साथ और आप इसको फर्दर रिड्यूस करके 18/5 आ गया। एंड व्हेन यू डू इट्स कैलकुलेशन लाइक बाय डिवाइडिंग 5 3 times 15 comes, so it becomes 3 here and 0.0 5 6 30 और ये बन गया 3.6 kg। सो 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल का मैस जो है वो आपके पास 3.6 kg बन गया। नाउ आई बी डूइंग इट्स 6th क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए ज़रा प्रोसीजर भी डिफरेंट हो जाएगा, इसमें सारा वेरिएबल्स के साथ है। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग इट विद रेडिंग, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। Z is, if the Z is directly proportional to, if Z is directly proportional to as you just see the structure of the question, this is a little bit different, and Z is 12। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को करने का we have a different way। when X is 13 and find the value of X, find X when Z is 18, so it would be very much easy। Z is directly proportional to X, तो Z हो गया, Z इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। अब आपने जब इसको एक्चुअली दिस इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इट डजेंट मीन कि दोनों चीज़ें जो हैं वो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, लाइक अभी हमने किया था पीस ऑफ मेटल और मैस का। अगर हमारे पास ज़्यादा पीस ऑफ मेटल होंगे एक ही तरह के तो उनका मैस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है, डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं कि एक चीज़ बढ़ने से, जैसे पेंसिल्स की कॉस्ट है
और पेंसिल का नंबर है, अगर नंबर बढ़ता जाएगा डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। और लेकिन ये नहीं होगा कि जितना नंबर होगा उतनी ही कॉस्ट होगी। तो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, और ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का साइन होता है। अगर आपने इसको इक्वलिटी में जब चेंज किया तो ये इक्वलिटी के प्रपोर्शनल से चेंज हो जाएगा। और ये भी आपको वेरी मच इट वुड बी वेरी मच क्लियर बाय द एंड ऑफ द एक्सरसाइज कि ये हम इक्वल टू लगा के इसको क्यों प्रपोर्शनल के इक्वल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन में z इज़ गिवन 12, तो आपने यहाँ पे z की जगह पे लगा लेना है 12 और आपने x की जगह पे लगा लेना है 13। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लें यहाँ पे, तो ये बन गया आपके पास। यहाँ से अब आपके पास k की वैल्यू आ गई ये। अब उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है, इसको आप 1 का नाम दे दें। यहाँ से अब आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, z इज़ इक्वल टू k की वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करनी थी 12/13, ठीक है। और ये होगी आपकी एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को यानी पहले तो दोनों वैल्यू जो गिवन थी x की और z की वो हमने इसमें यूज़ की ताकि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकाल लें। जब हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ गई फिर हमने ये इक्वेशन बना ली। अब आप अगर x आपके पास होगा आप z कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपके पास z होगा तो आप x कैलकुलेट कर लोगे। अब आपने x कैलकुलेट करना है और z इज़ गिवन लाइक 18, तो आपने x कैलकुलेट करना है और z आपके पास 18 है। तो अब आप ये देखो यहाँ से आपने क्रॉसली मल्टीप्लाई किया और 12 से इसको डिवाइड कर लिया 6 के टेबल में। तो यहाँ से आपके पास आ गया 39/2। 39/2 का हाफ मतलब 39 का हाफ जो होगा वो आपके पास 19.5 आ गया, ठीक है। ये अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। While you will be doing the next question, that would be very much easy for you. That would be the last question of the exercise. What last question says, this is question number 7. What question number 7 says, this is very much easy question and this is also of the same type of the question. What question number 7 says, this is B is direct, I'm not writing the question again, B is directly proportional to A. So आपने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, फिर उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। अब आपने देखें B इज़ गिवन 3, B की वैल्यू 3 दी हुई है और A की वैल्यू आपके पास दी हुई है 18। तो जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ से किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, K की। तो दिस इज़ what A is 18 here। तो अब आपके पास K की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 18 बाय अलजेब्रिक रूल्स आपने बेसिक यूज़ किए यहाँ पे, तो 1/6 K की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, एक्चुअली जब आपने K की वैल्यू निकाल ली तो फिर आपने यहाँ पे प्लेस कर देनी है K की वैल्यू जो आपने इन द बिगनिंग इक्वेशन बनाई थी। B इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 या 1/6 A, ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको आप 1 का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब आप इसमें A की वैल्यू डालोगे तो B की निकलेगी। इफ़ यू प्लेस B's वैल्यू देन यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू फॉर A। अब आपको दिया हुआ है A की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 24, तो आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दोगे 1/6 मल्टीप्लाई बाई 24, तो B की वैल्यू आपके पास आ गई 4। दिस इज़ वेरी मच ईजी क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। वो क्वेश्चन नंबर 7 says B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, फिर उसके बाद इसको इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K यूज़ कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो बट इन मैनी ऑफ द बुक्स K इज़ यूज, तो आपने K लगा लिया। और फिर जब B की वैल्यू भी दी हुई है A की वैल्यू भी दी हुई है तो आपने इसमें ये दोनों वैल्यूज़ पुट इन की, A की जगह पे 18, B की जगह पे 3 और K की वैल्यू निकाल ली है। मेन पर्पस आपका क्वेश्चन में K की वैल्यू निकालना है। जब आपने K की वैल्यू निकाल ली फिर आपने इसी क्वेश्चन में ये इसको लाइक मैंशनिंग इट विद स्टेरिक, तो आप इस
जिसके साथ मैंने स्टार लगाया है, इसमें आपने के की वैल्यू पुट इन कर ली। जब आपने के की वैल्यू पुट इन कर ली, अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये है कि जब आप इसमें ए की वैल्यू डालोगे, e की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इफ़ यू प्लेस b's value in it, you can easily get the value for a from here. So this was all about question number 7. So this is proportionality sign. और फिर k की वैल्यू आपके पास आ गई थी 1/6, मीन्स b और a उस वक्त इक्वल होंगे अगर आप इफ़ यू जस्ट सी इट इन द ब्रॉडर सेंस कि b और a कब इक्वल होंगे, दो वैल्यूज़ तब इक्वल होंगी अगर a की वैल्यू को आप इसको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।